एबीसी आवाज। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले बॉन्ड यील्ड बढ़ने से सोने चांदी पर दबाव है। लेकिन हाजिर बाजार की बात करें तो महाराष्ट्र, एमपी, दिल्ली, कर्नाटक जैसे राज्यों में लॉकडाउन से रिटेल ज्वेलरी डिमांड पर खासा असर पड़ा है। और जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसी उम्मीद भी नहीं है कि अगले महीने लॉकडाउन खुलेगा। अगले महीने अक्षय तृतीया का त्योहार है। ऐसे में आगे डिमांड की स्थिति कैसी है और क्या तैयारियां हैं ज्वेलर्स की, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पीएनजी ज्वेलर्स के सौरभ गडगिल, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके, मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और साथ ही सीएनबीसी टीवी 10 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता मौजूद हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले अगर भाव देखेंगे तो M6 पर सोना 47,000 के करीब कारोबार कर रहा है। डॉलर में जो मजबूती है उसके कारण दबाव बनता हुआ दिखा है और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले का डेफिनेटली इंतजार हो रहा है। लेकिन अक्षय तृतीया है अगले महीने और ज्वेलरी डिमांड के हिसाब से, रिटेल बिक्री के हिसाब से ये दिन काफी ऑस्पिशियस होता है और काफी सेल्स के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, पॉसिबिलिटी कम ही है कि आगे लॉकडाउन खुलता हुआ दिखेगा जल्द ही। क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ पीएनजी ज्वेलर्स के सौरभ गडगिल हैं। सौरभ, बताइए एग्जैक्टली जिस तरह की स्थिति है, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि अक्षय तृतीया तक लॉकडाउन खुलेगा। ऐसे में रिटेल डिमांड तो ऑलरेडी काफी इंपैक्ट हो रही है, तो किस तरीके की तैयारी आप कर रहे हैं? क्या आउटलुक है डिमांड को लेकर यहाँ से आगे? दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। जैसे आपने कहा, महाराष्ट्र 5 अप्रैल से पूरा लॉकडाउन में है, सब दुकानें बंद है। तो ये चलते बहुत से लोगों ने ऑनलाइन कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन चालू किया है। रेट बुकिंग की स्कीम है, अलग अलग तरह के प्रमोशन है। लेकिन निजी मार्केट में बिल्कुल नहीं है। रिटेल डिमांड ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि ये कोरोना का इस बार जो संक्रमण हुआ है वो मिडिल क्लास से ज्यादा हुआ है। ये सबके जेन्युइन कस्टमर थे, तो हर एक के घर में कोई ना कोई पेशेंट है, दुर्घटना घटी है। तो लोगों का अभी ध्यान फिलहाल ज्वेलरी हैप्पीनेस के तरफ नहीं है। और ये चलते मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ देर हो सकती है। जैसे देखा तो हमारा ऑनलाइन स्टोर चालू है, लेकिन फिर भी दिक्कत है ऑनलाइन की डिलीवरी की, क्योंकि एसेंशियल छोड़ के बाकी पूरी ई कॉमर्स बैंड है। तो हम लोग की बुकिंग ले सकते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के मुहूर्त के ऊपर लॉकडाउन चला रहा तो हम लोगों के हाथ में सोने के सिक्के नहीं दे सकते। तो ये चलते सिनेरियो बहुत ग्रीन लग रहा है। और देखा महाराष्ट्र में तो हजारों करोड़ों में नुकसान हुआ है, क्योंकि B2B, B2C पूरा बिजनेस ठप हुआ है। तो ये बहुत बुरी सिचुएशन है। और जो लास्ट ईयर हुआ था, मुझे लगता है उससे भी भयंकर ये साल में सिचुएशन लग रही है। B2B ने देखा तो बहुत से कारीगर भी वापस घर चले गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो रही है। और स्टोर लेवल पे देखा तो हर एक स्टोर के स्टाफ में कोविड के पेशेंट है। लोगों को सेफ्टी सबसे ज्यादा लग रही है। जी हाँ। ये चलते सौरभ, अगर जैसे आपने कहा सौरभ की लास्ट ईयर भी यहाँ पर काफी वीक था, 2019 में भी कोई बहुत स्ट्रांग नंबर्स नहीं थे इंडस्ट्री के लिए, और जिस तरह से 2021 की शुरुआत हुई है, आपने कहा कि शायद बेस ही यहाँ पर लो है और उससे भी यहाँ पर शायद गिरावट देखने को मिल पाएगी मांग की। समझा जाता है कि गुड़ी पाड़वा से अक्षय तृतीया, ये जो 1-1.5 महीना होता है, महाराष्ट्र की 30 से 40% जो एनुअल सेल्स है वो शायद इस महीने में हो जाती हैं। क्या नंबर्स के साथ आप इस वक्त यहाँ पर काम कर रहे हैं? किस तरह का डेफिसिट नजर आता है? आपने ऑनलाइन की बात यहाँ पर जरूर करी, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू भी कितना काम फिलहाल है? तो इसे आपने कहा ऑनलाइन तो फिलहाल ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। और जैसे आपने बोला अभी कि 30 से 40% सेल महाराष्ट्र में ये फर्स्ट क्वार्टर में होती है, तो इसका इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा होने वाला है। अभी इसकी रिकवरी कैसे होती है, लास्ट ईयर दिखा था हमने सितंबर से बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट रिकवर हुआ था। इस बार क्या होता है इसके ऊपर सबका ध्यान रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जून जुलाई सेकेंड क्वार्टर और ठंडा ही रहेगा। तो अगर का देखें तो आई थिंक 30-40 तक का शॉर्टफॉल कैसे कवर करेंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आगे रहने वाला है। जी सौरभ, ऑल्सो
एब्सोल्युटली सौरभ, दिक्कतें काफी ज्यादा है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर हमने एक बहुत स्ट्रांग ग्रोथ ऑनलाइन आते हुए देखी थी। आपने कहा 0% ऑनलाइन, फिलहाल यहाँ पर ऑलमोस्ट 0% काम हो रहा है, तो क्या वहां पर भी ट्रेंड्स नहीं है? जैसे आपने कहा जी हाँ, काफी सारी फैमिलीज, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में यहाँ पर कोविड है, इस बार नंबर्स काफी खराब हैं, तो आप कहेंगे ज्वेलरी एज अ सेक्टर क्लियरली एक बहुत बड़ा हिट लेने वाला है? ऑनलाइन में प्रॉब्लम है डिलीवरी का, क्योंकि अभी ये सीजन जो है अक्षय तृतीया है या फेस्टिव सीजन है, अगर डिलीवरी हम लोग नहीं कर सकते तो लोग ऑनलाइन के ऊपर ज्यादा वो सब मूड नहीं रहे हैं, क्योंकि बुकिंग करने में लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो जो बुकिंग करना चाहते हैं, जिनको लग रहा है आगे आगे गोल्ड प्राइस बढ़ेगा, वो लोग ऑनलाइन में बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन जो अगर ऑनलाइन खुला होता, अगर हम लोग डिलीवरी कर सकते तो ऑनलाइन एक अच्छा मीडियम बनता। लेकिन जैसे आपने कहा, आज की ऑनलाइन एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन होने वाला है और हर एक ज्वेलरी कंपनी को ऑनलाइन सेटअप में इन्वेस्ट करना पड़ने वाला है, क्योंकि लोगों का ऑनलाइन की तरफ कंफर्ट ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऑनलाइन की तरफ कंफर्ट तो बढ़ा है और पिछले 1-1.5 साल में हमने ऑनलाइन सेल्स में इजाफा देखा भी है, लेकिन हाँ, मौजूदा टाइम चैलेंजिंग है क्योंकि डिलीवरी को लेकर भी दिक्कतें आ रही हैं। प्राइसेस पर एक आउटलुक ले लेते हैं। जयप्रकाश गुप्ता, सुनील कटके हमारे साथ। जय नमस्कार। पहले आप बताइए, आपका क्या व्यू है इन लेवल से? कल क्या आउटकम निकल कर आएगा फेडरल रिजर्व का, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन क्या रेंज देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी है? गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए, जहां तक गोल्ड प्राइसेस की बात है इंटरनेशनल मार्केट्स में, मुझे लगता है $75 तक का लेवल हम लोगों ने देखा प्राइसेस पे। मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी पे जो अनाउंसमेंट आज एक्सपेक्टेड है, उससे हो सकता है कि प्राइसेस फिर से $70-50 तक आए। यहाँ घरेलू मार्केट में सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि रुपी वीक होने के आसार हैं, जिस हिसाब से यहाँ रूरल डिमांड इम्पैक्ट हुआ है। कोरोना वायरस के केसेस इस बार टायर 2 और रूरल इंडिया में ज्यादा है, तो जिसके कारण यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा ओवरऑल इकोनॉमी में, तो जिसके कारण रुपी वीक रहेगा और उससे यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकता है। अगर ब्रॉडली रेंज की बात करें तो मुझे लगता है 46,500 से 47,500 यही दायरा लग रहा है मुझे, और विद बायस की यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड रह सकता है। तो करंट लेवल्स पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाई की सलाह नहीं होगी। 47,100 जाता है तो वहां पे सेल कर सकते हैं 46,500 के टारगेट के लिए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और 47,400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। खरीदारी यहाँ पर सोने में की जानी चाहिए। चांदी में भी हमने एक रेगुलर सपोर्ट बनता हुआ देखा है, मल्टी वीक हाइस के आसपास अभी भी यहाँ पर कारोबार है। सुनील, चांदी के लिए क्या राय है? जी मनीषा जी, आई थिंक चांदी अगर हम देखते हैं तो $26 के मार्क पे ट्रेड कर रहा है, जो कि क्रूशियल सपोर्ट माना जा रहा था शॉर्ट टर्म में अगर देखते हैं तो। और इंडियन मार्केट में भी तकरीबन 67,800 के रेंज में भी ट्रेड कर रहा है। बट ओवरऑल जो हमें बेस मेटल पैक में ऑप्टिमिज्म दिखा था, रिकॉर्ड स्तरों पे सारे बेस मेटल ट्रेड कर रहे थे, उसका सपोर्ट हमें चांदी में देखने को मिला था। बट अगर आज की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से FOMC का जो स्टेटमेंट है वो वेट करा जाएगा। ज्यादातर लोगों का नजरिया वहां पे डिपेंड करेगा कि फेड का क्या व्यू रहेगा आने वाले समय में। जहां तक मुझे लगता है रेट्स वो अनचेंज्ड ही रखेंगे, 0.25 बेसिस पॉइंट और 0 के नजदीक ही रखेंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाइंग ऑन डिप की ही सलाह रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में बेस मेटल पैक जो है बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, जिसका सपोर्ट जो है हमें सिल्वर में भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो सेफ हेवन डिमांड जो है अभी भी बरकरार रहेगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कोविड नंबर जो है अभी भी बढ़ रहे हैं, जिसमें पर्टिकुलरली अगर एशियन कंट्रीज की देखें तो इंडिया में रिकॉर्ड स्तरों पे अभी भी कोविड नंबर्स आ रहे हैं, तो वो भी एक वरी फैक्टर रहेगा ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो इवन डॉलर इंडेक्स भी अगर लास्ट 1.5-2 महीने में उसका ट्रेंड देखें तो 93.5 के रेंज से अभी 91 के रेंज में आया है डॉलर इंडेक्स, तो वो भी एक तरीके से वीक ही माना जाएगा। तो $26 का एक अच्छा सपोर्ट हम लेके चलते हैं। अगर ये इसके नीचे क्लोज नहीं देता है तो नियर टर्म में पॉजिटिव बायस ही देखने को मिल सकता है। आज के लिए अगर इंटरडे पर्सपेक्टिव से किसी को ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है 67,500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के 67,800-900 के रेंज में एक बाइंग बनती है, और टारगेट जो है इंटरडे पर्सपेक्टिव से शाम के सेशन में मुझे लगता है 68,600 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप कैन बी अ स्ट्रेटजी इन सिल्वर।
सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, यही सजेशन है सुनील का। सौरभ शुक्रिया बताने के लिए क्या तैयारी है और कैसे ट्रेंड्स डिमांड को लेकर मिल रहे हैं। लेकिन अब गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्रूड की। ओपेक देशों की जो बैठक है उससे ठीक पहले हम क्रूड में एक दायरे में कारोबार होते हुए देख रहे हैं। हालांकि उत्पादन बढ़ाने के जो फैसला है उसमें बदलाव की उम्मीद नहीं है। जुलाई में उत्पादन बढ़ाने का प्रोग्राम है ओपेक देशों का। लेकिन क्या व्यू है आपका जय यहां से क्रूड पर लेवल से, और क्या स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं? जी दीपाली, मुझे लगता है क्रूड में अपसाइड मोमेंटम कायम रह सकता है, जिस हिसाब से यहाँ डिमांड रिकवरी दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स में। दूसरी तरफ यहाँ पे पूरा वैक्सीनेशन रोल आउट हो जाता है अगर यूरोपियन कंट्रीज और यूएस में, तो यहाँ पे मूवमेंट्स काफी नॉर्मलाइज होगा, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए बेनिफिशियल है। और जिस हिसाब से अगर यहाँ पे जो कट है वो अगर उसका स्टेटस को रहता है, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है आगे, तो वो भी पॉजिटिव रहेगा। कुल मिला के यहाँ पे बाई की ही रणनीति रखनी चाहिए। आई थिंक आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से भी अगर 4680 से 4700 का लेवल मिलता है तो बाई करके चलें। मुझे लगता है 4820 4830 का लेवल हो सकता है इस वीक में देखने को मिल जाए। बाई की ही रणनीति रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पर कच्चे तेल में की जा सकती है। सुनील, आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल को? नेचुरल गैस में भी हमने मल्टी मंथ हाइज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, और जिस तरह से ओपेक और एलाइज ने कहा है कि अब अगली मीटिंग यहाँ पर 1 जून को होगी और जो आउटपुट बढ़ने की बात है वो बढ़ाए जाएंगे। और क्योंकि डिमांड रिकवरी को जो करंट कोविड केसेस हैं उससे लंबे समय के लिए कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो ये कुछ एक स्टेटमेंट्स यहाँ पर ओपेक की तरफ से आई हैं और बाजार ने इसे पॉजिटिव देखा है कि ओपेक को लगता है कि प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, क्योंकि आगे जाके डिमांड इन एनी केस रिकवर हो जाएगी। आपने इन स्टेटमेंट्स को कैसे देखा है और आपका क्या व्यू है? देखिए, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यूएस में इन्वेंट्रीज का ड्रॉडाउन जारी है। हालांकि जो करंट कोविड केसेस हैं उसके हिसाब से थोड़ा डिमांड जो है हैम्पर्ड रहेगा फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। अगर हम ओपेक का एक फोरकास्ट भी देखें, डिमांड फोरकास्ट, उनका प्रेडिक्शन अभी रिवाइज करके उन्होंने अपसाइड का एक नंबर दिया है। 5.95 मिलियन बैरल पर डे का डिमांड बढ़ सकता है, ऐसा उन्होंने रिवाइज एस्टिमेट दिया है, जो कि पहले का एस्टिमेट था कि 70,000 बैरल का डिमांड बढ़ेगा। तो ये एक मैसिव सपोर्टिंग फैक्टर रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी हमने $3 से $4 जो है WTM में हमने इंप्रूवमेंट देखा। $60 के रेंज से अभी $63 के रेंज में आया हुआ है। बट अगर आगे आने वाले समय में देखेंगे तो जैसे आपने कहा कि ओपेक जो है अपनी आउटपुट को बढ़ाएगा, इवन तो डिमांड फोरकास्ट ज्यादा है, फिर भी जो सप्लाई है मार्केट में वो बरकरार रहेगा। इवन यूएस फ्रंट पे अगर हम देखते हैं तो उनकी तरफ से भी अगर हम देखते हैं तो रिग काउंट में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सप्लाई और डिमांड जो है मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक रेंज में ट्रेड करेगा, क्योंकि एक तरफ कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो उसका दबाव रहेगा प्राइसेस पे, और दूसरी तरफ से एनी विच वेज डिमांड बढ़ने की जो आशंका है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मैं एक दायरे में देख रहा हूं WTI को $60 ऑन द लोअर साइड और $65 ऑन द हायर साइड। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ व्यू अगर देखने को मिलता है तो मुझे लगता है आज थोड़ा दबाव क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे देखने को मिल रहा है। तो इंटरडे पर्सपेक्टिव से 4,710 के रेंज में एक सेल मैं रेकमेंड करूंगा। 4,740 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 4,630 तक का लेवल जो है इंटरडे पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेगा। नियर टर्म में जैसे मैंने बताया $60 और $65 के रेंज में WTI ट्रेड कर सकता है। ठीक है, अब बात बेस मेटल्स की कर लेते हैं, जहां पर थोड़ी मुनावसूली आज के सेशन में देखने को मिल रही है। कॉपर भी अपने 11 साल के हाई से थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन जय ऐसे डिप्स मिले तो खरीद के चलना चाहिए, क्योंकि सिनेरियो तो अभी भी वही है, डिमांड स्ट्रांग है, सप्लाई टाइट है और आगे का आउटलुक भी स्ट्रांग है। तो क्या स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं कॉपर में? दीपाली, मुझे लगता है बाई की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। आपको ध्यान होगा आपकी शो पे ही हम लोगों ने डिस्कस किया था जब कॉपर के प्राइसेस अराउंड 665 के आसपास थे, तभी मेरा व्यू था कि हो सकता है यहाँ पे न्यू हाई बन सकता है। इट्स विद इन अ मंथ 665 से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 750 का लेवल देखा है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, बट अगेन स्ट्रक्चरली यहाँ पे डिमांड रिवाइवल दिख रहा है। यहाँ पे जैसा आपने बताया यहाँ पे सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं ही, तो मुझे लगता है ये आगे भी तेजी कायम रह सकता है। कोई भी डिप मिले आई थिंक 738 737 तक तो बाई की ही रणनीति रखें, और मुझे लगता है 756 और 760 का लेवल 1 से 2 दिनों का नजरिया है तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है।
ठीक है, तो ऑन डिप्स खरीदारी की ही सलाह है। कॉपर में बाय करके चलेंगे जय, और टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद बात करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, लेंगे स्ट्रैटेजीज एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर चीनी की करेंगे, और जैसे बाकी सेक्टर्स में हमने मांग में डिस्ट्रक्शन आते हुए देखी है, वो काफी हद तक वही हाल यहाँ पर चीनी एज अ सेक्टर का भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी में तेजी है। लंदन में रॉ शुगर के दाम करीबन 2 महीने के हाईज पर है। सप्लाई की कमी की आशंका से ग्लोबल मार्केट्स में तेजी है, लेकिन लॉकडाउन के कारण घरेलू बाजार में हमने यहाँ पर मांग और कीमतें दोनों ही कम होते हुए देखी हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आइस्का के चेयरमैन प्रफुल्ल वितलानी। प्रफुल्ल जी नमस्कार। कोटा की भी अगर बात करें तो सरकार की तरफ से हमने ऊपरी लेवल के कोटाज यहां पर रिलीज होते हुए देखे हैं, 2.2 मिलियन टन अप्रैल के लिए, और अब फिर मई के लिए भी मांग बाजारों में इतनी ज्यादा नहीं है। जो एक बार हमने पहले भी आपसे बात की थी कि काफी सारा यहां पर रिमेनिंग कोटा है। आपको लगता है कि वो कंसर्न यहां पर ओवर स्पिल होती हुई दिखेगी? ये प्रॉब्लम चालू ही रहेंगे। जैसे कि हिंदुस्तान में अप्रैल में जून ये 3 महीने रहते हैं, जिसमें कि आइसक्रीम्स, नींबू शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें चीनी का मात्रा परसेंटेज ज्यादा रहती है और चीनी का कंजप्शन भी ज्यादा जाता है। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से वो कोई खपत होने की उम्मीद नहीं है, और एसेंशियल कमोडिटीज में शुगर आती है, पर ये कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स वगैरह नहीं आ रही है। जी हाँ, एब्सोल्युटली प्रफुल्ल जी। और काफी हद तक जैसे आपने कहा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, शादियां, फेस्टिवल सीजन, काफी कुछ इस क्वार्टर में आता है, लेकिन क्योंकि जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हमने स्टेट्स की तरफ से लगते हुए देखी है, आपको क्या लगता है चीनी की ओवरऑल भारतीय डिमांड कैसी रह पाएगी? क्योंकि पिछला क्वार्टर हमने डिमांड के हिसाब से वीक रहते हुए देखा है, क्या इस क्वार्टर से भी वही उम्मीद? वही उम्मीद है, और लास्ट ईयर के पेरिटी पे ही हमारा कंजप्शन रुक जाएगा। कंजप्शन बढ़ने की अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहले 6 महीने में भी ऐसी कोई अक्टूबर से मार्च में थी नहीं, और कोई मई महीने तो अभी आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। और आगे भी जैसे बारिश चालू हो जाती है महाराष्ट्र में तो 10 जून से, और फिर पूरे हिंदुस्तान में, तो बारिश में तो वैसे भी बहुत ही कम कंजप्शन रहता है। तो कंजप्शन वही लेवल पे ही रहेगा और ज्यादा होने की उम्मीद कम है। वैसे आपको बता दूं कि 63% हमारा डोमेस्टिक की ओर से इंडस्ट्री को रेवेन्यू आता है, 20% निर्यात से आता है और 7% इथेनॉल से आता है। तो इसमें एक्सपोर्ट में जो 60 लाख टन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी, उसमें से 52.50 लाख टन की डील्स हो चुकी है। 29.50 लाख टन जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है, और शुगर मिलों से 37.50 लाख टन की डिस्पैचेस हो चुकी है। अब डील होनी बाकी सिर्फ 7.5 लाख टन ही होने से इंटरनेशनल मार्केट ऊपर है। और एक महीने का जो प्रोडक्शन है वो 30 से 33% कम रहेगा ब्राजील में। तो ब्राजील की सीजन चालू है, लेकिन आगे अभी और 5 महीने 4 महीने जाने बाकी है। और वहां पे ब्राजील में ऐसा है कि जब चीनी के दाम बढ़ जाते हैं तो कन्वर्टिबिलिटी फ्रॉम इथेनॉल टू शुगर का परसेंटेज बढ़ जाता है। जी एक्चुअली मैं आपसे वही एक पॉइंट जानना चाहती हूँ, क्योंकि चीनी के दाम यहाँ पर कम है, और जिस तरह से आपने हमें ब्रेकअप दिया कि एथेनॉल की लेवल्स कम है, एक्सपोर्ट ऑफ कोर्स एक कंसिडरेबल यहाँ पर नंबर है, लेकिन जिस तरह से बढ़त यहाँ पर हमने चीनी के स्टॉक्स में आते हुए देखी है, फिर आप उसके लिए क्या रीजन देंगे? ये स्टॉक्स में जो पर्टिकुलरली क्या है कि लिस्टेड स्टॉक्स ज्यादातर यूपी के हैं। अभी आज जैसे 3100 का रेट है मिनिमम सेल प्राइस बाय गवर्नमेंट, कि चीनी आप 31 रुपया किलो से नीचे नहीं बेच सकते हैं। तो नॉर्थ में 33-50 का रेट आ रहा है, जो उनको 32 का आ रहा था। तो उसकी वजह से आज वो जो अपने स्टॉक एक्सचेंज में काफी अच्छी है। लेकिन एक स्टॉक ऐसा है रेणुका शुगर, जो काफी अभी तक वैल्यू नहीं हुआ है, वो मेरे ख्याल से लगता है कि अभी और बढ़ने की उम्मीद लग रही है उसमें। सो एक रीजन है कि चीनी के स्टॉक्स हमने चलते हुए देखे हैं। चीनी के भावों में ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ प्रेशर है, लेकिन जैसे प्रफुल्ल जी कह रहे हैं कि यूपी में हमने देखा है कि भावों में यहाँ पर बेटर रियलाइजेशंस हैं। प्रफुल्ल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, चीनी पर बात करने के लिए। सुनील, आपका व्यू है कि यहाँ पर खाने के तेलों पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। एक्चुअली एक तरफा तेजी के बाद कुछ करेक्शन, और फिर अब जिस तरह की डे टू डे वॉलिटिलिटी यहाँ पर इन प्राइसेस में है, आप कैसे देखते हैं और क्या रुझान?
जी मनीषा जी, मुझे लगता है जो खाने के तेल हैं उसका डिमांड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अभी ये जो स्ट्रिक्टर लॉकडाउन्स आ गए हैं उसका देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स जो है थोड़ा प्रेशर में है। इवन सोयाबीन की बात करते हैं तो आज ही तकरीबन 350 रुपया नेगेटिव है। सोया ऑयल ऑन द अदर हैंड 16 रुपया डाउन ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल्स सारे डिस्काउंटेड थे, प्राइसेस मुझे लगता है सोयाबीन के ओवरबॉट जोन में थे, तो थोड़ा कंसोलिडेशन वैसे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और इवन एडिबल ऑयल के प्राइसेस भी जो फंडामेंटल्स है उनको डिस्काउंट करके ओवरबॉट जोन में चले गए थे, तो एक कंसोलिडेशन वैसे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बट जो लॉकडाउन के स्ट्रिक्टर नॉर्म्स हैं, जो कोविड केसेस बढ़े हैं, उससे डिमांड फोरकास्ट पे थोड़ा डोमेस्टिक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन और देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। तो सोया ऑयल का मुझे लगता है अभी 1380 का रेंज जो चल रहा है, ये मुझे लगता है 1350 का रेंज देखने को मिल सकता है ऑन द डाउन साइड। तो जो ट्रेडर्स रहेंगे वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, मुझे लगता है 1380 का सेल करके अगर 1390 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 1350 का एक टारगेट लगा के चल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड क्रूड पाम ऑयल के भी प्राइसेस जो है तकरीबन 8 रुपए आज नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, 1118 का रेंज अभी चल रहा है। मुझे लगता है इवन सीपीओ में भी और 15 से 20 रुपए का करेक्शन डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो वहां पे भी मेरी रणनीति सेल, यानी कि यहाँ से कुछ मुनाफा वसूली आगे जारी रह सकती है। खाने के तेलों में करेक्शन की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर सुनील की तरफ से आती हुई। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का समय है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस।